तो आज हम लोग टॉपिक हमारा रहेगा रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अवकल समीकरण का ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, रैखिक अवकल समीकरण। तो इसके पहले आप सभी को हम लोग क्या पढ़े थे, समघातीय अवकल समीकरण पढ़े थे ना, कैसे उसको लगाया जाता है। उसमें कम से कम हम लोग 4-5 क्वेश्चन लगा लिए थे। बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, समझ में आया होगा। आज हमारा इस चैप्टर का अवकल समीकरण का लास्ट टॉपिक रहेगा रैखिक अवकल समीकरण। तो जैसे कल हमने कहा था कि समघातीय समीकरण में आपको पहचानना होता है कि हमेशा अगर किसी भी समीकरण में x की घात और y की घात बराबर हो और x y एक साथ हो। क्या बताए थे, अगर x की घात y की घात बराबर हो और x y एक साथ बनते हैं तब वहां पर हम समघात का रूल लगाते हैं, होमोजेनियस फंक्शन का रूल लगाते हैं। आज रैखिक अवकल समीकरण में किस रूप का फलन होगा उसको देखते हैं। तो कैसे पहचानोगे कि इसमें रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, इस रूप में आएंगे। इसका जो रूप होगा वो किस टाइप का होगा, डी dx ऑफ y प्लस p ऑफ y इक्वल टू q के रूप में होगा। इस रूप का पाया जाएगा। अगर कोई भी प्रश्न इस रूप का होता है तब उसमें रैखिक अवकल समीकरण का रूल लगेगा। तो कैसे, अब समझ नहीं आ रही तो समझ में आ ही रहा है कि डी dx ऑफ y है, ये तो पहले से पढ़ते आए। यहाँ पे आपको दो नए अक्षर दिख रहे हैं, p है एक q है। ये समझ में आ रहा है कि हाँ, जो p का फलन होगा y के रूप में होगा और q भी है। तो जहां पर लिख सकते हैं, जहां ये p और q क्या है, जहां p और q या तो चर होंगे, या तो कोई वेरिएबल हो सकता है, या तो कोई नंबर, या तो कोई कांस्टेंट। क्या हो सकता है, चर हो सकता है, मतलब कोई वेरिएबल हो सकता है, या और क्या हो सकता है बताओ, कांस्टेंट, अचर। तो p और q चर या अचर हो सकता है, p और q चर या अचर है, या वेरिएबल हो सकता है, नॉन वेरिएबल हो सकता है। मतलब या तो इसका मान कोई नंबर हो सकता है, p और q कोई नंबर हो सकता है, या कोई समीकरण हो सकता है, x y में कोई फंक्शन हो सकता है। समझ में आ गया इतना। अब अगर इतना क्वेश्चन अगर मान लो आ गया, अब चलो एग्जांपल लेते समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल कोई, जैसे मान लो डी dx ऑफ y इक्वल टू डी dx ऑफ y प्लस यहाँ पे दे दिया sin x इक्वल टू 5, इस तरीके से दे दिया। एक एग्जांपल ले रहे हैं, अब दिख रहा है ना इस टाइप का, यहाँ पे sin y लिखते हैं ना, sin y y फलन रहेगा मान लो। तो यहाँ पे देखा कि हाँ p की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin y, q की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप कंपैरिजन कर लोगे। तो अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का बनता है तब आप उसमें रूल लगाओगे। अब लगाने का तरीका क्या होगा, लगाने का तरीका कैसे सीखोगे। तो सबसे पहले क्या करें, इसमें आगे तरीका सीखते हैं पहले। तो लगाने की विधि, तो इसका हल करने की विधि क्या होगा, हल करने की विधि। तो हल करने की विधि में सबसे पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप, जो भी समीकरण दिया रहेगा, अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो अरेंज नहीं होते, इस रूप में लिखा नहीं होता है। तो पहले आप इस रूप में बनाओगे। ये भी ध्यान देना, इस रूप में x y की घात बराबर नहीं होती है, ये भी ध्यान देना। अगर x y की घात बराबर होगा तो लगा दोगे होमोजेनियस का रूल लगा दोगे, समघात का रूल लगा दोगे, जिसमें आप वेरिएबल अलग करके लगा देते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, x y की घात बराबर होता ही नहीं है। तो कैसे लगाओगे, सबसे पहले क्या करना है, दिए गए समीकरण को इस रूप में लिखोगे, डी dx ऑफ y प्लस p ऑफ y इक्वल टू q के रूप में लिखकर क्या करेंगे, p और q का मान ज्ञात करेंगे।
अब कैसे ज्ञात करेंगे? तुलना करके। जब समीकरण को ऐसे लिख दोगे, इसे तुलना कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे इसी इक्वेशन से, तो हमको P और Q की वैल्यू आ जाएगा। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? अब हमको P की वैल्यू मिल गया, Q की वैल्यू मिल गया। इसके बाद फिर आप इसमें एक नया शब्द आ जाएगा जिसका नाम है समाकलन गुणांक। इस दूसरे स्टेप में आप समाकलन गुणांक ज्ञात करो, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है वो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक। अब ये कैसे निकालोगे? इसका जो फॉर्मूला होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होगा? e की पावर इंटीग्रेशन p dx होगा। p का मान पहले फाइंड कर चुके हो, बस p का मान यहाँ रख के समाकलन कर देना, तो हमको क्या आ जाएगा? if आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको if लिखा जाएगा। जब if आ जाएगा, थर्ड स्टेप में क्या करना है? Q और if का मान, Q और if का मान निम्न समीकरण में रखेंगे। निम्न समीकरण में रखेंगे। अब आइए, निम्न समीकरण क्या है? तो फॉलोइंग इक्वेशन क्या होगा? तो हो जाएगा क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद कौन सा होगा? फिर से लगाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या लिख देंगे p इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों लिखना है ना? p नहीं रहेगा इसमें, ध्यान देने से p नहीं लिखना है, क्यों लिखना है? q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हो जाएगा dx, और क्या हो जाएगा? प्लस c। तो यहाँ पर आप if की वैल्यू रखोगे इसमें उठा के, और q की वैल्यू रखोगे। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे पहले सॉल्व करते थे उसे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला याद रखना, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक मल्टीप्लाई रहेगा दोनों फंक्शन है, और dx प्लस c। q का मान कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। फंक्शन होगा तो खंडसा का रूल लगाना पड़ेगा, नंबर होगा तो आसानी हो जाएगा लगाना आपके लिए। चलिए क्वेश्चन आसान सा लेकर लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। समझ में आ गया प्रोसेस? सबसे पहले क्या करना है? जो भी समीकरण आपको दिया रहेगा उसको इस रूप में लिखना। लिखने के बाद उसको p और q का मान निकालना। मान निकालने के बाद if का मान निकालना। फॉर्मूला आपके सामने है if का। उसके बाद फिर इसमें रख देना उठा के समीकरण। तो एक क्वेश्चन लगाते हैं इसमें, एक क्वेश्चन इसमें लेंगे तो होगा d dx ऑफ y प्लस 2y इक्वल टू साइन x। ये पहला क्वेश्चन है, ये लगाते हैं। यही सेम क्वेश्चन ये लगाते हैं। क्या ये अरेंज है? अरेंज है कि नहीं अरेंज है? तो सबसे पहले क्या करोगे? इसका तुलना कर दो। तो कंपेयरिंग विथ, या तुलना करिए, d dx ऑफ y प्लस किससे बताओ? p y इक्वल टू q से क्या करेंगे? इसको बताओ, तुलना कर देते हैं। कंपेयरिंग विथ, ये क्वेश्चन हो गया। तुलना करके बताओ p की वैल्यू क्या है? 2 हो गया, हमको p की वैल्यू 2 आ गया, एंड q की वैल्यू क्या मिल गया? sin x। चलिए बहुत अच्छा। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। पहला स्टेप हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन p dx हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? p dx की वैल्यू, p की वैल्यू पूरा कर दो, कितना है p की वैल्यू? 2। तो 2 dx हो गया। अब बताओ 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x होगा। कितना होगा? 2x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये हट जाएगा, क्या हो गया? ये 2x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इसको यहां लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कितना आ गया? e की पावर 2x। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? q का मान, if का मान इस समीकरण में रख देंगे। तो रखते हैं, पहले समीकरण लिख दो। तो y नाउ लिख दें यहाँ पे, नाउ। अब तो क्या करें? y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन q और मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर
और dx प्लस c। चलो वैल्यू पुट करो। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितना है, e की पावर 2x। अब q की वैल्यू कितना है, sin x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x 2x, और ये dx हो गया, ये प्लस c हो गया। अब डायरेक्टली इसका समाकलन तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा इसको अरेंज करते हैं। फिर क्या लगाना पड़ेगा, इसमें खंसा लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाना पड़ेगा। तो y e की पावर 2x अरेंज करते हैं, पहले e वाला लिख देते हैं, फिर sin x, थोड़ा ऐसा ही हो जाएगा इस तरीके से, और dx। लेकिन कोई जरूरत नहीं है इसे लिखने की, स्टेप क्यों बढ़ाना। अब बताओ किसको पहला माने किसको दूसरा माने। अब ये प्रॉब्लम है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन आते हैं, पहला और दूसरा, तो किसको पहला और किसको बाद में। तो हमने आइलेट का रूल से बना सकते हो, आइलेट का रूल लगा लो। तो सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल सीरीज, तो जो पहले आता है उसको पहला मानते, जो लास्ट में आता है उसको दूसरा मानते हैं। सबसे लास्ट में क्या आता है, e की पावर 2x, तो इसको क्या मान लेते हैं, दूसरा। इसे क्या मान लेते हैं, पहला फंक्शन। अब रूल आपको पता है नहीं पता है, कि लिख दें एक बार, फिर से लिख देते हैं रूल। ठीक, तो रूल क्या कहता है बताओ। तो रूल करते हैं क्या होता है, अगर मान लो दो फंक्शन है u इंटू वी dx, अगर दो फंक्शन है तो पहला फंक्शन क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन, दूसरे समाकलन, फिर क्या होता है माइनस, फिर पहला फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन। क्या करेंगे, पहला फंक्शन का अवकलन करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन कर देंगे इस तरीके से। आगे समझ में ना। चलो अप्लाई करो। तो u की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिया है, हियर u की वैल्यू क्या है बताओ, sin x, एंड v की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x। चलो वैल्यू पुट करो। तो y e की पावर 2x इक्वल टू sin x छोड़ दो, तो sin x छोड़ दिया गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा इंटीग्रेशन रहेगा, तो dx ऑफ sin x, और उसके बाद मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन e की पावर 2x और dx, और प्लस क्या हो गया, और उसके बाद फिर होल इंटीग्रेशन, इस तरीके से। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम अलग तरीके से मान के पहले इंटीग्रेशन करते हैं, फिर लाके यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि बार बार इसको हमको लिखना पड़ेगा, बार बार इसको भी लिखना पड़ेगा। तो बेहतर ये इसको हम लेकर चलते हैं, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लाके रख देते हैं, तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ना लिखकर थोड़ा और इजी हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में हो जाएगा, नहीं बार उतना लिखेंगे। तो आई इक्वल टू लेट कर लेते हैं, तो लेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sin x इंटू e की पावर 2x, और ये dx। ये हमने कहा कि ये पहला फंक्शन लेंगे, दूसरा फंक्शन, तो क्या हो गया, पहला फंक्शन छोड़ देंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया, और उसके बाद माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई दूसरे का इंटीग्रेशन, और उसके बाद होल इंटीग्रेशन, इस तरीके से। तो i इक्वल टू क्या आ गया, sin x। अब बताओ e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है ना नंबर। तो मल्टीप्लाई में 2 है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 2, माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, नहीं डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, और e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x अपॉन में 2, और ये हो जाएगा dx। तो इंटीग्रेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे लिख देते हैं। ठीक, तो e की पावर 2x sin x अपॉन में क्या आया 2, माइनस यहाँ 1/2 e की पावर 2x, इसको ऐसे लिखते हैं फिर से, cos x, हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया है,
cos x e की पावर 2x और ये हो गया dx। हमें लग रहा है फिर से एक बार फंक्शन लगाना पड़ेगा। अगेन अप्लाई रूल पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इस बार फिर से इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते जाएंगे, इसे इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। तो -1/2 चलो अप्लाई करते हैं। अब इस बार डायरेक्टली करेंगे। तो पहला वाला फंक्शन छोड़ दिए, दूसरे वाले का फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन में 2 आ गया। फिर माइनस पहले वाले फंक्शन का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन में 2 और ये हो गया dx। ये हमने डायरेक्ट कर दिया। हाँ तो देखेंगे यहाँ पे e की पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस 1/2 cos x e की पावर 2x by 2 और माइनस यहाँ पर माइनस साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2 dx इतना हमारा आ चुका है अभी तक। अब क्या करें हम, अब इसके आगे बढ़ेंगे, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे ब्रैकेट को। तो e की पावर 2x sin x अपॉन में 2, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ये 2 जा 4 हो जाएगा 1/4 cos x इंटू e की पावर 2x ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस मिलके प्लस हो गया और ये आगे वाला माइनस मिलके फिर से माइनस कर देगा इसको। क्या है इंटीग्रेशन, और ये 2 मिलके कितना आ जाएगा बताओ, ये 4 हो जाएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन x इंटू e की पावर 2x और ये हो गया dx। अब हमने इसकी वैल्यू पहले सेलेक्ट किया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसकी वैल्यू क्या लिख देते, पूरा i लिख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसकी वैल्यू पूरा हम i पुट कर देते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर 2x sin x अपॉन में 2 माइनस cos x इंटू e की पावर 2x अपॉन में क्या आया 4 और माइनस 1/4 इसकी पूरी वैल्यू हम i पुट करेंगे। ये हो गया पूरी वैल्यू i हो गया। अब असल i को i के साथ करेंगे, माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा i प्लस i अपॉन में 4 और यहाँ एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो 4 एलसीएम आ गया। तो क्या आ जाएगा, और e की पावर 2x कॉमन ले रहे, दोनों में e की पावर 2x कॉमन लेंगे। जहां पर 2 2 जा 4 2, तो क्या बचेगा 2 sin x माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे ओनली cos x बचेगा। बाकी हमने e की पावर 2x कॉमन ले चुके हैं। और यहाँ क्या आ गया, ये तो इधर ट्रांसफर हो चुका है। इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है तो 4i हो जाएगा। 4i में एक i और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5i अपॉन में 4 और ये कितना आ गया e की पावर 2x और ये 2 sin x माइनस cos x अपॉन में कितना आया 4 आया। क्या ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो जो बचा तो i इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे e की पावर 2x अपॉन में 5 और 2 sin x माइनस cos x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ गया। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में रख देंगे उठा के। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, y e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x e की पावर 2x और dx प्लस c, इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो y e की पावर 2x इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा e की पावर 2x अपॉन में 5 और 2 sin x और माइनस cos x और प्लस में क्या आ गया c। यहाँ पे इस तरीके से अब चाहो तो सबको e की पावर 2x से डिवाइड कर दो। सब क्या करें e की पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, ये 1/5 अपॉन बचेगा और 2 sin x माइनस cos x और यहाँ क्या बचेगा c अपॉन में e की पावर 2x। अब e की पावर 2x को ऊपर ले लो तो c के साथ कर देंगे तो फाइनली आपका अरेंज होके पूरा आंसर आ जाएगा 2 sin x माइनस cos x अपॉन में 5 और प्लस में क्या आ गया c e की पावर माइनस 2x।
ये जाके आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये दिया गया अवकल समीकरण dx ऑफ y प्लस 2y इक्वल टू sin x, ये इसका आंसर है। तो देखने में बहुत छोटा लगा था कि बहुत आसानी से लग जाएगा, लेकिन आया इतना बड़ा सा, लेकिन बहुत कैलकुलेशन किया गया इसलिए बड़ा हो गया है। अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो छोटा हो जाएगा सवाल ये। तो प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे और क्वेश्चन लोग लगाएंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन लग गया है तो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx इक्वल टू cot x dx, ये क्वेश्चन है। तो ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा रैखिक अवकल समीकरण का टाइप। तो इसको पहले आप अरेंज करिए। पहली बात, ये समघात तो है नहीं, होमोजेनियस क्या फंक्शन है, ये होमोजेनियस तो नहीं है। क्यों नहीं? हमने कहा था होमो, आप तीन चीज देखा करो होमोजेनियस के लिए। पहला तो x की घात और y की घात बराबर होनी चाहिए। कितना x की घात 2 है, लेकिन y की घात कितनी है, एक ही है, तो बराबर नहीं है, समघात तो हुआ ही नहीं। तो अब इसमें रूल लगेगा रैखिक अवकल समीकरण का रूल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रूल लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको बनाते हैं रैखिक समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले क्या करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देते हैं। इससे डिवाइड करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सबको डिवाइड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया cot dx और ये हो गया dx अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे, dy प्लस 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात और कर लेते हैं ना सर, इसमें भी dx है, इसमें भी dx है, इधर ध्यान दें, इसमें भी dx है, इसमें भी dx है, और यहाँ पे हमको ds आपको हिलाना ही होता है। सब में dx तो क्या करें, हम dx से विभाग कर देते हैं, दोनों एक साथ dx और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम dx भी लगा देते हैं, इस तरीके से थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे dx कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद फिर dx कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या है यहाँ बताओ, dx ऑफ y प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2xy है सर, और यहाँ पे बाहर बचेगा y इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, cot dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। इस तरीके देख सकते हैं d dx ऑफ y प्लस p ऑफ, या यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पी वाई ना, यहाँ पे लिख देते बाहर। तो p ऑफ x इक्वल टू q, के रूप का है ना, के रूप का है, समझ में आ गया ना। इट इज द टाइप ऑफ k। तो d dx ऑफ y इक्वल टू p x और q, इस तरीके कंपैरिजन करेंगे। चलो कंपैरिजन करें, तुलना करते हैं। तुलना करने पे हम पाते हैं p की जो वैल्यू है, अंदर x होगा ना, बाहर y होगा। इसको यहाँ पे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या बनता है, d dx ऑफ y प्लस px होता है ना, यहाँ पे px कि py होगा, यहाँ पे py। तो यहाँ py होगा तो py वाला बनाएंगे। तो py इक्वल टू q। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे py कर देते हैं, यहाँ पे x, इस तरीके से। हाँ, इसके बाद हम आपको बताएंगे एक टाइप और जिसमें x भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा d dx ऑफ y कर सकते हो। अगर लेकिन इसका ध्यान है, अगर ऊपर y होगा तो यहाँ भी y होना चाहिए, अगर ऊपर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, ऐसे समझ रहे हैं। क्योंकि इसके बाद हम पढ़ाएंगे भी सेकेंड टाइप में इसी का, तो उसमें इसका उल्टा रहेगा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। एंड q की वैल्यू क्या हो जाएगा, cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। इधर अब p और q की वैल्यू मिल गया फाइनली हमको। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं थर्ड स्टेप में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है e की पावर p
dx ये होता है। तो क्या हो गया ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बताओ इस p की वैल्यू कितना है p की वैल्यू 2x 2x 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx हो गया। अब इसको देखो प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा समाकलन करने के लिए। तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे log t बनेगा। क्या बनेगा ये log t बनेगा या log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और जब भी e की पावर log रहेगा तो हट जाएगा, e जो है log को कैंसिल आउट करेगा तो क्या बचेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो log के रूल से e log इससे कैंसिल आउट हो। समझ में आ गया ना। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दो स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग q की वैल्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो इक्वेशन होता है उसमें पुट करते हैं। तो नाउ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस या dx और प्लस c। चलो यहां वैल्यू पुट करेंगे। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू कितनी है cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx और उसके बाद फिर प्लस c हो गई। सही है सब ना। q की वैल्यू ये और उसके बाद हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं रखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस c हो गया। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया इस तरीके से। तो जो बचा उसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन cot x dx प्लस c। तो क्या आ गया cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है cot x का इंटीग्रेशन log sin x प्लस c log sin x ना। तो क्या आ जाएगा ये log sin x और प्लस c। ये जाके आपका आंसर आएगा। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल है। तो क्वेश्चन आपके आता है कि दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ द इस इक्वेशन का। तो व्यापक हल होगा इस तरीके से। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग साइन x प्लस c। बाकी और इसमें अरेंज क्या ही करेंगे, इतना आंसर आ गया। ठीक, तो और क्वेश्चन लगाते हैं थर्ड क्वेश्चन और इसके आगे बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 cos स्क्वायर x dx ऑफ y प्लस y इक्वल टू tan x। अब इस अवकल समीकरण का हमको व्यापक हल निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे। तो सेम सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे। dx ऑफ y के साथ कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। पहले क्या करेंगे सबको हम cos स्क्वायर x से भाग कर देंगे। सबको cos स्क्वायर x से भाग कर देंगे। तो करते हैं भाग। तो क्या आ जाएगा dx ऑफ y। जब भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस y अपॉन में sec स्क्वायर x ऐसे हो जाएगा इक्वल टू tan x अपॉन में sec स्क्वायर x ऐसे हो गया। यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा sec नहीं cos स्क्वायर x। यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। इस तरीके से हमने सबको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। dx ऑफ y अब 1 अपॉन cos क्या बनेगा sec स्क्वायर x और बाहर y और इसे लिखते हैं tan अपॉन क्या इसको दो बार में लिख सकते हैं tan x अपॉन में cos x या उसके बाद फिर इसको इनटू sec x 1 अपॉन में cos x 1 अपॉन में cos x। ये इसे काम करते हैं, इसको थोड़ा इजी करके 1 अपॉन cos को लिखते हैं sec स्क्वायर x और tan x हो गया ये, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x होता ही तो हमारे लिए मानने में आसानी हो जाएगा।
तो इसको पहले से सोच के चलिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तीसरा से देख सकते हैं डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाता क्यू के रूप का है ना, के रूप का है, मतलब ये रैखिक समीकरण है, के रूप का है, जहां जहां p का मान कितना हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर, तुलना करेंगे तो सेक स्क्वायर x हो गया, और उसके एंड q का मान जो आएगा सेक स्क्वायर x इंटू tan x, ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक IF का फार्मूला क्या होता है, e की पावर p dx, ये हो गया। तो वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर x हो गया, और ये हो गया dx हो गया। अब सेक स्क्वायर x का समाकलन जानते हैं क्या होता है, tan x होता है। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर tan x, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये p की वैल्यू था, और ये q की वैल्यू। हमने सिस्टम में क्या करते हैं, दिए गए हम लोग एक फार्मूला बनाए थे, इसी फार्मूला में पुट करते हैं ना। तो हम लोग जानते हैं नाउ हम q की वैल्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है कहाँ रखेंगे, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx और प्लस c, इसी में पुट कर देंगे सबकी वैल्यू। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितना है, e की पावर tan x है, ये tan x आ गया, और q की वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर x इंटू tan x, ये हो गया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितना है, e की पावर tan x, ये हो गया, और प्लस c हो गया। अच्छा dx बीच में क्या रहेगा, dx, तो dx और ये प्लस में c हो गया। यहाँ पे अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। अब इसे इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, हम tan x को t लेट कर लेंगे, tan x को t प्रतिस्थापन लगाएंगे। तो माना tan x इक्वल टू t, तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और ये हो गया dx इक्वल टू हो गया dt। तो यहां से dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, dt अपॉन में सेक स्क्वायर x, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करो इसमें, तो हो जाएगा y e की पावर tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x, tan x को हमने क्या लेट किया है t, और यहाँ भी हो जाएगा e की पावर t, और dx हट गया, और dx वैल्यू कितना है बताओ, dt अपॉन सेक स्क्वायर x, dt अपॉन में सेक स्क्वायर x और प्लस में c, सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो y e की पावर tan x और t इंटू e की पावर t और dt प्लस c। अब क्या लगाना पड़ेगा, खंडसा लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाना पड़ेगा। तो e वाला दूसरा फंक्शन मानेंगे और t वाला पहला फंक्शन, इसको मान लेते हैं पहला फंक्शन, इसको मानते हैं दूसरा फंक्शन। तो खंडसा का रूल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन छोड़ दिए, दूसरे का इंटीग्रेशन, और उसके बाद माइनस पहले का t के सापेक्ष अवकलन मल्टीप्लाई दूसरे का समाकलन, और फिर होल इंटीग्रेशन, इस तरीके से हो गया। तो t e की पावर t का समाकलन क्या होगा, e की पावर t होगा, कोई चेंज नहीं। ऐसे यहाँ पर t का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t होगा, और यहाँ पे आ गया dt। तो ये आ गया t e की पावर t और प्लस में c। और यहाँ बताओ 1 से मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, e की पावर t dt हो जाएगा। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा, e की पावर t हो गया इस तरीके से, और प्लस में c। ये फाइनली आपका आ गया, t की वैल्यू पुट कर देंगे,
टी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो सिंस टी इक्वल टू क्या माने थे बताओ, tan x, तो tan x पुट कर देते हैं तो y e की पावर tan x और t की वैल्यू क्या हो गया tan x और e की पावर tan x और माइनस e की पावर tan x और प्लस में c। सब में क्या करें, e की पावर tan x से भाग कर देते हैं क्योंकि सब में कॉमन दिख रहा है, नहीं कॉमन नहीं, सबको भाग कर देते हैं। यहाँ भाग करें कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचेगा tan x और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो कॉमन नहीं था तो c अपॉन e की पावर tan x बचेगा। इसको ऊपर ले जाइए तो y tan x माइनस 1 और c e की पावर माइनस tan x, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड डिफरेंशियल फंक्शन आ गया। इस तरीके से जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था उसका फंक्शन आ गया। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे d dx ऑफ y प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x। अब देखिए यहाँ पे आपको लिमिट दे दिया, x y की वैल्यू दे दिया, और जब भी x y की वैल्यू देता है इसका जो कहाँ करते हैं c की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद लास्ट में जहां भी x y होगा दोनों की वैल्यू पुट करके c का मान निकालेंगे और लास्ट में फिर जो क्वेश्चन आया था जो आपका आंसर आएगा c में उसमें पुट कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें लगता है तो बना हुआ है समीकरण, रैखिक समीकरण में थोड़ा सा अरेंज करना है बस। क्या करें, 2 को tan के साथ लिख देते हैं तो d dx ऑफ y इक्वल टू प्लस d dx ऑफ y, उसके बाद यहाँ पे 2 tan x पेयर को एक साथ कर लेते हैं और ये y बाहर करते हैं और इक्वल टू क्या आया ये sin x। तो तुलना करते हैं, किससे तुलना करेंगे p और q से, d dx ऑफ y प्लस py इक्वल टू q से। तो तुलना करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। ये तो कंपैरिजन में जो चीज इक्वल नहीं होता वही लिखा जाता है। तो p किसके इक्वल हो जाएगा tan x के, 2 tan x के, एंड q किसके इक्वल हो जाएगा sin x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालते थे बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e और p की वैल्यू रख देते हैं 2 tan x और dx हो गया। उसके बाद फिर जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर ले लेंगे तो ये 2 बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा tan x और dx। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, log sec x होता है, रखेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इसका हो गया log sec x हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 को इस जो लॉग के रूल से इस 2 को जो आगे है इसके पावर में ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा e की पावर log, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा ये, फिर log के रूल से पावर आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कहा था अगर e की पावर log रहता है, e की पावर log, तो e log जो कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर ये तो बचेगा क्या बताओ सिर्फ, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये इससे कैंसिल आउट क्या बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। कितना छोटा सा है। इसके बाद क्या करते थे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इस q की वैल्यू अपने फार्मूले में पुट करते थे ना। चलो फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला क्या कहता था, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c रख दिए। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू सेक स्क्वायर x हो गया और q की वैल्यू sin x हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर x और ये हो गया dx प्लस c। इस तरीके से तो y सेक स्क्वायर x sin x, अब सेक को बदल देते हैं कॉस में, तो सेक का इनवर्स कॉस होता है तो हो जाएगा into 1 अपॉन
cos स्क्वायर x और ये dx हो गया प्लस c हो गया। अब हम cos स्क्वायर को तोड़ के लिखेंगे cos s इंटू cos x, जिससे कि हमारा sin अपॉन cos tan बन जाएगा और 1 अपॉन cos sec बन जाएगा। तो हो जाएगा y sec स्क्वायर x, उसके बाद इसको लिखेंगे sin x अपॉन में cos x मल्टीप्लाई 1 अपॉन में cos x, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, sin अपॉन cos क्या बन जाएगा, sin अपॉन cos हमको मिल जाएगा tan के रूप में, tan x के रूप में। 1 अपॉन cos क्या होता है, sec x होता है और dx प्लस c। अब हम लोग जानते हैं tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। sec x into tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। तो बस तो y sec स्क्वायर x और ये हो गया sec dx प्लस c। ये हमारा इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। ये अभी हमें क्या दिया है, हमारा इस अवकल समीकरण का फलन आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में अभी आगे और बढ़ना है। क्योंकि y का मान दिया है, x का मान दिया है, दोनों की वैल्यू इसमें लाके पुट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। फिर से हमको c की वैल्यू मिलेगा, बाकी फिर यहाँ रख देंगे। तो इतने में कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं फिर। अब यहाँ पर हम y बराबर 0 x बराबर पाई बाई 3 इसमें रखते हैं। तो y बराबर 0 एंड x इक्वल टू पाई अपॉन 3 समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो y का मान रख दीजिए इसमें। तो क्या होता है, y का मान पहले क्या है 0 हो गया और इससे स्क्वायर पाई अपॉन में 3 हो गया इक्वल टू ये कितना हो गया सेक कितना x है ना, तो पाई कितना हो गया पाई अपॉन 3 और प्लस में c हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू अब ये सेक पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, पाई अपॉन 3 मतलब कितना होता है, पाई अपॉन 3 मतलब कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो सेक 60 कितना हो जाएगा √2। सेक 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया प्लस c हो जाएगा। तो c का मान कितना आ गया -2। अब तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन क्या आएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x और उसके बाद -2 इस तरीके से। अब यहाँ पर यही छोड़ दीजिए, नहीं फिर वही होगा sec से डिवाइड करो और बना सकते हो। तो यहीं पे छोड़ देते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ऑफ y प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है। एक क्वेश्चन और ऐसे ही ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लगाए थे होमोजेनियस फंक्शन में भी लगाए थे, समघातीय फलन में भी था, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। समघातीय फलन में क्या था, उसमें x की घात 2 और y की घात 2 दोनों था, लेकिन इसमें क्या है x की घात 2 तो है लेकिन y की घात 2 नहीं। ये पहचानोगे इस तरीके से, हाँ इसमें रैखिक समीकरण का या इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रूल लगेगा। चलिए पहले बनाते हैं इसको रैखिक समीकरण के रूप में, क्योंकि हमें पता है डी dx ऑफ y के साथ कोई भी फंक्शन होना नहीं चाहिए, एकदम सिंगल फंक्शन होना चाहिए डी dx ऑफ y। सबको क्या करें बताओ, 1 प्लस एक्स इस पर सबको भाग कर देते हैं। तो डी dx ऑफ y जब भाग करेंगे कैंसिल आउट, प्लस 2x y अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। अब थोड़ा इसको सही बना देते हैं। तो ये हो प्लस 2x अपॉन में 1 प्लस, थोड़ा अरेंज करते हैं रैखिक समीकरण के रूप में इक्वेशन के फॉर्म में। और ये बाहर क्या हो गया y और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब तुलना कर देते हैं। तो d dx ऑफ y प्लस
पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करते हैं। इसका तुलना करने से हमको पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमको पी की वैल्यू एंड क्यू की वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला क्या होता है IF e की पावर e इंटीग्रेशन p dx। तो बताओ यहाँ पे p की वैल्यू 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया dx। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रतिस्थापन। इसको जब t मानोगे 2x आ जाएगा ना, तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया जाए क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे तो कितना आ गया e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से। तो e log कैंसिल आउट तो क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम्हारा फाइनली इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब q की वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू दोनों की वैल्यू अपने फार्मूला पुट करते हैं। तो फार्मूला क्या था y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब q की वैल्यू कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस c। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक पावर कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा उसको लिख दीजिए। तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस c। अब बताओ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 1 प्लस एक्स y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c। ये आ गया फलाना हमारा आ गया। अब इसमें क्या करें हम अब इसमें x y की वैल्यू पुट करते हैं c की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट कर लेते हैं। तो सिंस हमको ये पता है क्या पता है बताओ y इक्वल टू 0 है एंड x की वैल्यू कितना है 1 है। इस तरीके से तो वैल्यू पुट करें इसमें तो y की वैल्यू क्या हो गया 0 और 1 प्लस x की वैल्यू कितना है 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इक्वल टू tan इनवर्स ये क्या आ गया 1 आ गया और प्लस में c। ये तो 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितना होगा 4 tan इनवर्स इसको लिख सकते हो tan 45 या पाई अपॉन 4 प्लस c। ये से कैंसिल आउट तो 0 इक्वल टू आया पाई अपॉन 4 प्लस c। तो फाइनली हमारा c की जो वैल्यू आ गया माइनस पाई अपॉन इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए इस तरीके से आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हेंस तो रिक्वायर्ड फंक्शन क्या आ गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन में 4। इस तरीके से हमारा ये जाके जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था अवकल समीकरण उसका ये आंसर आ गया। ठीक ऐसे अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसी में। तो हम लोगों ने इस तरीके से 5 क्वेश्चन रैखिक समीकरण पे हल कर लिया है। अब हमें अब जो क्वेश्चन का टाइप अभी तक हम लोगों ने पांचों हल किया है वो इस टाइप का था ना d dx ऑफ y प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में था। अगर कोई समीकरण इस रूप में होता था तो जैसे हमने 5 क्वेश्चन लगाया है वैसे आपको लगाना होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज कर देता है। ये y में रखी समीकरण क्वेश्चन अब आ जाएगा x में आ जाएगा तब क्या करेंगे। तो प्रोसेस सेम रहता है।
अच्छा बताइए, इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था? इसके लिए आप IF का मान कैसे निकालते थे? ई पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, इस तरीके से निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। अब क्वेश्चन अगर मान लो आपने फंक्शन बनाया उसका उल्टा आ गया, अगर ऐसा कुछ आ जाए, नोट इसको बताते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, dx dy टाइप का, तो चेंज हो गया फंक्शन, p q में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस पूरा समीकरण x पे शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया? q। अगर इस रूप में आ गया, कोई भी क्वेश्चन आपने बनाया, अरेंज किया जैसे करके, अगर इस रूप में आता है, तब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन p dy के फॉर्म में हो जाएगा। बस तरीका वही होगा लगाने का, बस थोड़ा सा फंक्शन चेंज हुआ। पहले फंक्शन x था, अब हम y, वहां पे x के सापेक्ष समाकलन करते थे, यहाँ y के सापेक्ष करेंगे, इतना थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो इस पे भी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन लगाते हैं, tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y माइनस x ब्रैकेट के बाहर dy dx ऑफ y dy बराबर 1 प्लस 1 प्लस y y स्क्वायर dx। इस तरीके से। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, tan इनवर्स y माइनस x dy इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर dx। तो जैसे लगाते थे प्रोसेस सेम रहेगा। तो पहले क्या करें, हमको ये dx और dy एक साथ करना होता है। tan इनवर्स y माइनस x का ब्रैकेट बनते हैं वहां क्वेश्चन में। यहाँ पे tan इनवर्स, इसके बाद dx के बाद dy के बाद यहाँ dy इसके तो थोड़ा आगे यहाँ ब्रैकेट से आगे इसके बाद इसके एक मिनट, कोई बात नहीं, पॉज करो। तो ये क्वेश्चन आपका ये रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, तो इसको देखेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स y माइनस x dy इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर dx। तो पहले चलिए इसका अरेंज करते हैं। इसको हम भेज देते हैं इसके नीचे, कि इसको इधर जैसे करके अब ट्रांसफर करना है, तो हम बनाएंगे dx dy के फॉर्म में बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? dx dy उधर भेज दिए, इसको इसके नीचे लाएंगे। tan इनवर्स y माइनस x अपॉन में क्या आया? 1 प्लस y स्क्वायर। तो सीधा लिखते हैं, इसको सही से लिखते हैं। तो dx ऑफ ये dx dy हो गया, सही सीधा लिखते हैं। उसके डिनोमिनेटर अलग अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे। tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, और ये क्या आ गया? माइनस x, और ये क्या आ गया? अपॉन में x अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, x अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर। क्या इस फॉर्म में दिख रहा है अभी? p ऑफ x के फॉर्म में थोड़ा सा दिक्कत है इसमें ना, तो क्या करें, इसको इसके साथ ले आते हैं, तो पूरा हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। d dx ये हो गया, dy माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1 प्लस y स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर हम x लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत तो नहीं। और इसको टू क्या आया? tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा देख सकते हैं, इस प्रकार ये d dx ऑफ y प्लस p x इक्वल टू q के रूप का है। तो तुलना करते हैं, तुलना करने क्या पाएंगे? बताओ p की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बताओ, जहां p की वैल्यू क्या हो गया? 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। एंड q की वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y 1 प्लस y स्क्वायर, tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर। तो p और q मिल गया। अब क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dy लिखना है इस बार। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e p की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर dy। और 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर क्या होता है? tan इनवर्स y बन जाएगा, जैसे x है तो y बन जाएगा।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई tan इनवर्स वाई। y। इस तरीके से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करते थे, जो फार्मूला हम बनाए थे फार्मूला पुट कर देते हैं, फार्मूला आपके सामने होगा। चलो फार्मूला बना देते हैं। फिर फार्मूला क्या बनेगा, इस बार फार्मूला जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिखना भूल गए हम फार्मूला, तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, यहाँ लिख देते हैं x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और पहले वाले क्या होता था y इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिर्फ अगर ध्यान से देखेंगे दोनों में सिर्फ दो चीज चेंज हुआ है बस, p और q दोनों वही है, उसका पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जहां x था वहां y हो गया, जहां y था वहां x हो गया। इंटरचेंज कर देना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों, और उसके बाद q, और उसके बाद में क्या लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में और dy प्लस c। वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y, और q की वैल्यू पुट करेंगे tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है y tan इनवर्स y हो गया, और प्लस में अभी क्या बचा dy और प्लस c। तो x e की पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पे हमें अच्छा यहाँ प्रतिस्थापन लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स y क्या मानना पड़ेगा, t मान लेंगे, क्योंकि 1 प्लस y स्क्वायर है। तो यहाँ प्रतिस्थापन लगाते हैं, तो माना tan इनवर्स y इक्वल टू क्या मान लेते हैं t। करें इसका अवकलन करें, तो 1/1 प्लस y स्क्वायर dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से dy की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा dt अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हमने क्या लिख किया t, तो t अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई e की पावर क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और dt की जगह इस dy की वैल्यू पुट करते हैं dt अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर, dt अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर और प्लस c। यहाँ से आया क्या, ये कुछ कैंसिल आउट होगा, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि 1 प्लस y स्क्वायर दो बार ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। इधर क्रॉस कराएंगे तो हर जो है अंश में गुणा हो जाएगा ना, तो 1 प्लस y स्क्वायर ये हो जाएगा dt। अब यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस y स्क्वायर और ये हो गया dt प्लस c। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो बचा उसको लिख दीजिए t इंटू e की पावर t और dt प्लस c। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कंसा लगाना पड़ेगा, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, इसको एज इट इज में कोई लेफ्ट साइड में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो लगाते हैं इसको इसमें, तो पहला फंक्शन छोड़ दिए, दूसरे कर रहे हैं इंटीग्रेशन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, फिर इंटीग्रेशन t का अवकलन क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 हो गया, मल्टीप्लाई e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और उसके बाद फिर dt और प्लस c। तो क्या आ गया t e की पावर t माइनस e की पावर t का समाकलन क्या होगा e की पावर t और प्लस c। ये हमारा जाके फंक्शन आया। अब इसमें क्या करें, हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या मान लेते हैं बताओ, tan इनवर्स y, t की वैल्यू tan इनवर्स y माइनस यहाँ भी क्या है tan इनवर्स y और प्लस c। सब में क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको हम e की पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y और e की पावर tan, तीनों में है ना, बस c में नहीं है। सबको क्या कर थोड़ा अरेंज कर देते हैं, आंसर तुम्हारा आ ही चुका है। सबको हम e की पावर tan इनवर्स y सबको डिवाइड कर देते हैं।
चलो भाग करते हैं कि यस e की पावर tan इनवर्स y, सबको हम भाग कर दे रहे हैं e की पावर tan इनवर्स y से भाग करते हैं। तो tan इनवर्स y और e की पावर tan इनवर्स y अपॉन में e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर माइनस tan इनवर्स y अपॉन में e की पावर माइनस tan इनवर्स y प्लस सी c अपॉन में e की पावर माइनस tan इनवर्स y। इस तरीके से हो गया। माइनस माइनस में नहीं, सब प्लस में है ना, ये सब प्लस में, हमने सबको e की पावर tan इनवर्स y से हमने सबको डिवाइड कर दिया इस तरीके। सही है ना सर? e की पावर tan सबसे हमने डिवाइड कर दिया। तो कहेंगे ये कैंसिल आउट, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो जो बचा उसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? tan इनवर्स y बचा, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। और यहाँ पर इस पावर को ऊपर ले लीजिए तो c क्या आ जाएगा? e की पावर माइनस tan इनवर्स y, ये भी प्लस में है ना, जब ऊपर जाएगा पावर क्या आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये जाके हमारा रिक्वायर्ड जो व्यापक अवकल समीकरण का मेरा हल आ गया, यही हल होगा आपका। हाँ, एक बात यहाँ पर ध्यान देना, जब हम टी लेट करते हैं, माना टाइम से टी लेट करते हैं तो हम सिर्फ इसके लिए लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे टी नहीं लिख सकते, यहाँ पे टी लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग इसका कोई यूज रहता नहीं, इसको ऐसे ही लिखते चले जाते हैं, इसमें हम कोई चीज करते नहीं, सारा चीज हम राइट साइड में करते हैं। तो अगर लिखना है आपका, लिखने का मन करे टी यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने पूरा अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म किया है, काफी क्वेश्चन भी लगाए हैं। और बाकी तब भी अगर आप कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए, अपना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए अच्छे से, जो भी ना है मुझे पूछिए, मुझे संपर्क करिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी आई होप आपको सब सारी चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू।